हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग फाइनली अपना आखिरी चैप्टर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का खत्म करेंगे। आज पूरा का पूरा सिलेबस, जैसा कि मैंने कमिट किया था आपको कि 3 फरवरी से पहले मैं सारा सिलेबस अच्छे से अकाउंटिंग को बीएसटी का कंप्लीट रिवीजन डेली बेसिस पे, हमने एक भी दिन मिस नहीं किया। और आज हम लोग फाइनली बिजनेस स्टडीज को भी पूरी तरीके से एंड कर देंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट 30 मिनट्स बहुत अच्छे से ध्यान से समझना। ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स तक का और सीयूईटी में लगभग 3 से 4 एमसीक्यू इस चैप्टर से पूछ सकता है। और मैं आपको पूरा का पूरा केस स्टडी, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, सब कुछ अच्छे से रिवीजन कराऊंगा। ऑल द बहुत आसान चैप्टर है, ज्यादा दिक्कत परेशानी आपको इस चैप्टर में होगी नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, और ये चैप्टर जो है ना आपके लाइफ से रिलेटेड है। आपको सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में और सीयूईटी में ही नहीं, रियल लाइफ में भी आपको काफी हेल्प करने वाला है। हम सब एक कंज्यूमर ही हैं कहीं ना कहीं, और हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, सरकार हमें क्या क्या प्रोटेक्शन देती है, हमारे साथ गलत होता है तो हमें क्या करना चाहिए, सब कुछ हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर और प्रोटेक्शन दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर इज सेट टू बी किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो कंज्यूमर किंग है। अर्लियर जो अप्रोच होता था पहले, कैविट एम्प्टर यानी कि क्लास लेट द बायर बी वेयर, यानी कि बायर अवेयर रहे, चौकस रहे। अब कहते हैं नहीं, बायर क्यों चौकस रहेगा, बायर की क्या गलती, वो पैसे भी दे चौकस भी रहे। तो अब इन्होंने क्लास चेंज कर दिया नारा को, लेट द सेलर बीवेयर, यानी कि क्लास कैविट वेंडिटर। पहले क्या था क्लास? कैविट एम्प्टर। अब क्या है क्लास? कैविट वेंडिटर, यानी कि जो वेंडर है यानी जो सेलर है वो सावधान रहे। अगर वो कस्टमर को लूटेगा, उसके साथ गलत करेगा, अनरीजनेबल प्रोडक्ट बेचेगा, क्लास जो रीजनेबल प्राइस नहीं उस पर बेचेगा, मिलावट का सामान बेचेगा, गलत सामान बेचेगा, उसको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज नहीं देगा, तो अल्टीमेटली सेलर को ही नुकसान होने वाला है। तो सेलर बायर बीवेयर रहे, ना कि बायर। ओके। अच्छा, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर। सरकार ने कंज्यूमर को कुछ लीगल प्रोटेक्शन दे रखा है, यानी कि अगर दुकानदार धोखाधड़ी करेगा तो भैया सरकार की मार पड़ेगी। तो इसके लिए पहले जो एक्ट था ना, पुराना एक्ट था 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो बदल दिया गया पूरी तरीके से 2019 में। भाई 1986 के जो नियम कानून, पेनाल्टी थी, वो बहुत छोटे थे। तो 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लाया गया। दिस वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। द प्रोविजन ऑफ एक्ट केम इन फोर्स 20 जुलाई 2020 से ये क्लास एक्ट में ये लागू हो गया। और ये रिपील और रिप्लेस करता है जितने भी रूल्स थे 1986 के, उनको अपडेट करता है। और अब 2019 में नए नए रूल्स हैं और ज्यादा चीजों को कवर कर लिया गया है। लाइक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ऑनलाइन बिजनेसेस को भी कवर कर लिया, जो एंडोर्समेंट करते हैं एक्टर एक्ट्रेस स्पॉन्सर्स, उनको भी कवर कर लिया गया। ऑनलाइन चीजें हो गई हैं, पहले क्लास ऑफलाइन करनी पड़ी थी कंप्लेन, ऑनलाइन क्लास आप मॉडल पे कंप्यूटर पे बैठ के ऑनलाइन मॉडल के थ्रू आप पूरा का पूरा काम कर सकते हो। हियरिंग भी ऑनलाइन हो जाती है, मीडिएशन भी हो जाता है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं आपस में, सरकार एक मौका देती है कि आप दोनों आपसी समझौता कर लो और कोर्ट तक बात मत पहुंचाओ, कोर्ट में ऑलरेडी भीड़ है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। द मेन फीचर ऑफ दिस एक्ट आर, तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसके फीचर क्या है, ये आपको राइट्स बताता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है कि आपके राइट्स क्या क्या है एज ए कंज्यूमर, आपके अधिकार क्या क्या है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या क्या है, जिम्मेदारी क्या क्या है। आपको सेफ गार्ड देता है अगेंस्ट डिफेक्ट, अगर किसी ने आपको डिफेक्टिव गुड बेचा यानी गलत सामान बेचा, सर्विसेज में कमी करी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस करी, तो भैया ये आपको सेफ गार्ड देता है कि आपको कैसे बचना है इन सब सेलर की प्रैक्टिस से। दिस एक्ट प्रोवाइडेड 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी। क्लास 3 टियर रिड्रेसल एजेंसीज ये प्रोवाइड करता है, मतलब टायर 1, टायर 2, टायर 3, जहां पे आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो एज ए कंज्यूमर। अगर आपका सामान क्लास इतने वैल्यू का है तो आप यहाँ कंप्लेन फाइल करोगे, इतने वैल्यू का है तो आप यहाँ कंप्लेन फाइल करोगे, तो कंप्लेन फाइल करने का मौका देता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, इन तीनों में एज अ कंज्यूमर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि आपके सामान की कितनी कीमत होगी, तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे या फिर आप यहाँ जाओगे। तो आपको राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेफ गार्ड आपको प्रोवाइड करता है, आपको 3 टियर रिड्रेसल प्रोवाइड करता है, जहां पे इन एजेंसीज में जाके आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। राइट। नेक्स्ट, इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू।
अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, इसके 3 पॉइंट है। सबसे पहला, कंज्यूमर इग्नोरेंस। इन द लाइट ऑफ द वाइड स्प्रेड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर्स अबाउट देयर राइट्स एंड रिलीफ अवेलेबल टू देम, इट बिकम्स नेसेसरी टू एजुकेट देम। भाई कंज्यूमर को पता ही नहीं है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर इग्नोरेंस, उसको पता ही नहीं है भैया कि उसको इस स्टेप में क्या करना है, अगर धोखाधड़ी हुई तो क्या करना है, कंज्यूमर्स के अधिकार क्या क्या, आपको आपके अधिकार ही नहीं पता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं पता। इसीलिए कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। सेकंड, अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन which would take care of their interest. Though in India we do have consumer organizations which are working in this direction, adequate protection is required to be given to consumers till these organizations become powerful enough to protect and promote the interest of consumers. हमारे इंडिया में ना कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कम है, तो हमें कंज्यूमर को प्रोटेक्ट सरकार को भी करना पड़ेगा। वो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है ना वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती हैं। लाइक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होंगी बहुत सारी जहां पे आप जाओगे, आप अपनी बात रखोगे तो आपके बिहाफ में मुकदमा लड़ेंगे, आपके बिहाफ में वो क्लास सेलर को नोटिस भेजेंगे, आपके बिहाफ में क्लास वो आपको कॉम्पनसेशन भी दिलवाएंगे, सब कुछ आपके बिहाफ में काम करेंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, एनजीओ कहा जाता है, वो बहुत कम है। इसीलिए क्लास अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम है, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। और सबसे लास्ट और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर्स माइट बी एक्सप्लॉइटेड बाय अनस्क्रपलस, एक्सप्लॉइटिव एंड unfair trade practices like defective and unsafe product, adulteration, false and misleading advertising, class hoarding, black marketing, etc. Consumer need to protect against such malpractices of the seller. तो seller जितने भी malpractices करता है, गलत एक्ट करता है, उसके लिए उसे प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की बहुत जरूरत है। सेलर बहुत लूटता है, ग्राहक को पता नहीं होता, कई बार ग्राहक कहता है कि यार छोड़ जाने दे, कोई बात नहीं, कौन सा मेरी किस्मत ले गया, लूट लिया, छोड़ो, छोड़ो मत, पकड़ो, ताकि वो आगे और किसी से गलती ना करे। तो ये 3 पॉइंट है जिसमें हम पढ़ते हैं इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना सिर्फ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप एक बिजनेस हो ना तो आपको कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट देना है, अच्छे दाम पे देना, ताकि वो बार बार आए और वो और लोगों को रेफरेंस दे। आप एक बार उसे लूट लोगे, एक बार लूट के आप अंबानी अदानी नहीं बन जाओगे, आगे वो किसी को रेकमेंड नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट को, कभी आपके पास नहीं आएगा, और आप लीगल केसेस में भी फंस सकते हो अगर वो कंप्लेन फाइल करे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सबसे पहला, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। एवरी बिजनेसमैन शुड नो दैट इट इज इन देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर। अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना तुम्हारे ही बिजनेस को लॉन्ग टर्म में फायदा पहुंचाएगा। सेटिस्फाई कस्टमर्स नॉट ओनली लीड टू रिपीट सेल्स बट ऑल्सो प्रोवाइड गुड फीडबैक टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स एंड thus help in increasing the customer base of business। तो अगर आप कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो वो भी आएगा बार बार आपसे प्रोडक्ट लेने, साथ में वो अच्छा फीडबैक देगा तो और लोग भी आएंगे, फिर वो अच्छा फीडबैक देंगे तो और लोग आएंगे, आपका बिजनेस जो है मल्टीफोल्ड टाइम्स जो है वो बढ़ेगा। Enlightened businesses realize that it is in their long-term interest to satisfy their customers। तो ये कौन सा पॉइंट है एनसीईआरटी का? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। जो समझदार और अच्छे सेलर्स हैं उनको पता है कि यार कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, वो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म में आपको फायदा पहुंचाएगा। बिजनेस यूज सोसाइटी रिसोर्सेज। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है ना वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करते हैं, वो सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करते हैं, तो उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सोसाइटी के लोगों को, आम जनता के भले के लिए अच्छा सामान प्रोवाइड करें, कुछ झोल ना करें, कुछ क्लास डेफिशिएंसी सर्विसेज में ना दे। तीसरा, मोरल जस्टिफिकेशन। इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एनी बिजनेस टू टेक केयर ऑफ कस्टमर इंटरेस्ट एंड अवॉइड एनी फॉर्म ऑफ देयर एक्सप्लोइटेशन। किसी भी प्रकार का क्लास एक्सप्लोइटेशन नहीं करना, ये आपकी मोरल ड्यूटी भी है। आप खुद सोचो ना, आप कैसे शांति से सो सकते हो किसी इंसान को गलत सामान बेच के, फ्रॉड करके, चीट करके? आपको अंदर से दुख नहीं होगा कि भैया आपने उसको लूट लिया, उसका खा गए, उसको नुकसान कर दिया, उसको गलत सामान बेच दिया, अनरीजनेबल प्रॉफिट आपने कमा लिया, तो ये गलत बात है ना। तो ये आपकी मोरल ड्यूटी भी, आपको शांति से सोने देगा ये काम। एनसीईआरटी क्या कहता है? 10 अ बिजनेस मस्ट अवॉइड अनस्क्रपलस, एक्सप्लॉइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डिफेक्टिव, अनसेफ प्रोडक्ट, एडल्ट्रेशन, मिलावट, फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो ये मोरल जस्टिफिकेशन के अंदर आता है, आप ध्यान रखना, ठीक है। अगला है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अगर आप चाहते हो सरकार
आपके बिजनेस पे टांग ना अड़ाए, लीगल इश्यूज में ना फंसो, तो कस्टमर के साथ गलत मत करो। अब बिजनेस इंगेजिंग इन एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस वुड इनवाइट गवर्नमेंट, वो अल्टीमेटली सरकार को आमंत्रण देता है कि उनके ऊपर एक्शन ले। दिस कैन इंपेयर एंड टार्निश द इमेज ऑफ कंपनी, कंपनी की इमेज को खराब कर सकता है, टार्निश कर सकता है, खराब कर सकता है। अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट, कंज्यूमर किसे कहते हैं? हु इज अ कंज्यूमर? सबसे पहली बात, जिसने सामान खरीदा है और सर्विसेज ली है सम वैल्यू में, एटलीस्ट 1 रुपए। फ्री में अगर आपने कोई सामान लिया है तो आप कंज्यूमर नहीं हो, और अगर आप कंज्यूमर नहीं हो तो आपको इस एक्ट के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो कंज्यूमर तभी हो जब आपने पैसे दिए, या फिर आप उसको यूज कर रहे हो बायर का अप्रूवल लेके, या कोई भी ऐसा इंसान जो सामान खरीदता है लेकिन अपने लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने काम चलाने के लिए, नॉट फॉर रीसेल। यानी कि थर्ड पॉइंट क्या है, अगर कोई इंसान रीसेल के लिए सामान खरीद रहा है तो वो कंज्यूमर नहीं है। लाइक मैंने एक लैपटॉप खरीदा आगे बेचने के लिए, तो भाई मैं कंज्यूमर नहीं हूं, लास्ट में जो लेगा वही कंज्यूमर होगा, तो मैं कंप्लेन फाइल नहीं कर सकता, वो कंप्लेन फाइल करेगा। आप बोलो सर आपने खरीदा तो आप कंज्यूमर हो, नहीं, मैंने अपने लिए थोड़ी खरीदा है, मैंने बेचने के लिए खरीदा है, तो मैं बेचूंगा फिर वो कंप्लेन फाइल करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो कंज्यूमर वो है जो सामान पैसे दे खरीदता है, या जो पैसे नहीं भी दिया बट बायर के अप्रूवल से, उसके कहने से यूज कर रहा है। पापा ने आपको कोई मोबाइल फोन दे दिया तो आप उनके कहने पे यूज कर रहे हो, तो आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, हु इज नॉट कंसिडर एज अ कंज्यूमर, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, कौन कंज्यूमर नहीं है? तो जिसने रीसेल के लिए लिया है वो कंज्यूमर नहीं है, या जिसने बिना अप्रूवल के बायर के सामान यूज कर रहा है वो कंज्यूमर नहीं है, या फिर बिना अप्रूवल के सर्विसेज को यूज कर रहा है वो भी कंज्यूमर नहीं है। जिसने सामान खरीदा बिना पैसे दिए, एनी कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, बिना रिटर्न फ्री में सामान ले लिया या फ्री में सर्विसेज ले ली, दोनों एक ही बात है ना, एक ही पॉइंट भी लिख सकते थे इसको। ये गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए, ये भी गुड्स के लिए है, ये सर्विसेज के लिए, तो ये 2 पॉइंट सेम है, ये 2 पॉइंट सेम है। तो एक तो रीसेल, और दूसरा बिना अप्रूवल, और तीसरा फ्री में, है ना। बिल्कुल उसका उल्टा जो हमने इससे पहले पढ़ा था कौन कौन कंज्यूमर है, बिल्कुल उसका उल्टा पॉइंट है। ठीक है। अगला, कंज्यूमर राइट्स, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, कंज्यूमर राइट्स एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर के पास क्या क्या राइट्स है, ध्यान समझना। सबसे पहला, राइट टू सेफ्टी, राइट टू अश्योर्ड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू हर्ड। अब एक एक करके क्लास सारे के सारे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला है राइट टू सेफ्टी। देखो, ये आपका अधिकार है, आपका राइट है कि आप जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो आपकी जान माल को कोई नुकसान ना पहुंचाए, आपको सेफ्टी दे। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैव राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ goods and services which are hazardous to life and property. This right is important for safe and secure life. ध्यान रखना, keywords यहीं से बनेंगे, safe and secure life. This right includes long term interest as well as their present requirement. Sometime manufacturing defect अगर है प्रेशर कुकर के अंदर, गैस सिलेंडर के अंदर, किसी आयरन के अंदर, या किसी अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के अंदर, तो आपकी लाइफ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, तो ये कौन सी राइट वायलेट हो गई? राइट टू सेफ्टी। अब आप पहचानो कैसे कि ये कौन सी राइट है? कीवर्ड्स, सप्लाई ऑफ सेफ गुड्स, ये वायलेटेड तब होगा जब कस्टमर को सफर होगा कोई इंजरी, कोई बीमारी, किसी प्रकार का लॉस अगर कस्टमर को हो रहा है मिलावट के सामान से, एक्सपायर प्रोडक्ट से, या गलत इलेक्ट्रॉनिकल डिफेक्ट की वजह से कोई नुकसान हो रहा है, समझ लो कौन सी राइट, जहां पे आपको नुकसान हो गया, इसका मतलब सेफ्टी मिली नहीं आपको, राइट टू सेफ्टी का वायलेशन हो गया। अगला है राइट टू बी अश्योर्ड, द कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू एक्सेस वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। ये उसकी मर्जी है कि वो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट देखे, उसमें से जो चूज करे जो सबसे बेस्ट हो। इसको पहले राइट टू चूज भी कहा जाता था। दिस इंप्लाइज दैट द मार्केटर शुड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज एटसेट्रा, एंड अलाउ द कस्टमर टू मेक चॉइस फ्रॉम अमंग दीज। ये राइट का वॉल्यूशन कब होगा? जब दुकानदार किसी एक ब्रांड के प्रोडक्ट को आपको फोकस करेगा, भाई तू इसका ले ले, ये बहुत अच्छा है, क्यों? उसमें मार्जिन ज्यादा है उसको, इसलिए बार बार वो चीज बोल रहा है। तो ये कौन सी राइट का वॉल्यूशन है? राइट टू बी अश्योर्ड का। इसका राइट टू चूज भी कहते थे पहले। ठीक है। तो ये कीवर्ड्स क्या है? कंज्यूमर मस्ट अलाउ टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली विद हिज चॉइस। वॉयलेट कब होगा? जब सेल्समैन और मार्केटर इंसिस्ट करेगा, जबरदस्ती करेगा कि भाई इसी ब्रांड का ले लो आप। तीसरा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। जो भी प्रोडक्ट आप देखते हो उसमें एक लेबल लगा होता है, जो प्रोडक्ट में लेबल लगा होता है ना, वही इंफॉर्मेशन देता है। लेबल इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, हम मार्केटिंग के अंदर पढ़ के भी आए हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, स्टैंडर्ड, प्राइस ऑफ गुड्स। सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये कंज्यूमर का राइट है कि भैया दुकानदारों से सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगा। ध्यान रखना, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो। कीवर्ड क्या है?
सेलर और मैन्युफैक्चरर, ठीक है, मैन्युफैक्चरर मस्ट गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंटेंट और यूज ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज वायलेटेड व्हेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू कंज्यूमर, रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट. आपने देखा होगा हमेशा प्रोडक्ट के आगे कोई कंप्लेन होती है ना, तो आपको एक मेल आईडी और एक टोल फ्री नंबर दिया होता है जहां पे आपका चार्ज ना कटे, टोल फ्री नंबर, और ईमेल आईडी दी होती है कि भैया कोई भी आपको दिक्कत है, शिकायत है, तो भैया आप जो है यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हो. तो यह राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब आप सीधे यहाँ कंप्लेन नहीं करोगे, यहाँ तो कंप्लेन तब करो जब प्रोडक्ट खराब निकल गया. प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन. प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ है, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा आप यहाँ से कॉल करके पूछ लो, भैया आप प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ, दुकानदार की जिम्मेदारी है, वो बताएगा, ये आपका अधिकार है. ठीक है. अच्छा, राइट टू हर्ड और सीक रिड्रेसल. तो जो मैं मेल आईडी बता रहा था, है ना, ईमेल आईडी बता रहा था, आपको टोल फ्री नंबर बता रहा था जहां कंप्लेंट फाइल करते हो, अगर ये मेल आईडी और टोल फ्री नंबर नहीं दे रखा है तो कौन सी राइट का वायलेशन हो रहा है? तो राइट टू बी हर्ड और राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन का वायलेशन हो रहा है. कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेन. कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, उसका अधिकार है. सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या है, आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो. वॉयलेट तब होगा जब मार्केटर ने कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं कर रखी कंप्लेन फाइल की और रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द कंप्लेन ऑफ कंज्यूमर. द राइट इज फॉलोड व्हेन मार्केटर गिव्स टोल फ्री नंबर, है ना, फाइल कंप्लेन करने के लिए ईमेल आईडी दे रखी है, स्पेशल काउंटर बना रखा है, कोई बॉक्स बना रखा है, कंप्लेन बॉक्स, ये सब चीज अगर कर रहा है यानी इस राइट का वो पालन कर रहा है. लेकिन अगर कोई कंप्लेन करने का है ही नहीं तो भैया ये राइट क्या हो गया, क्लास वायलेट हो गया. जैसे एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे पास एक प्रोडक्ट खरीदने आए, मैंने आपको प्रोडक्ट बेच दिया, वो प्रोडक्ट बेच दिया, बस खत्म. उसके बाद आपसे मेरा कोई लेना देना नहीं है. आपको उस प्रोडक्ट में दिक्कत आती है, वो प्रोडक्ट नहीं समझ आ रहा आपको, वो प्रोडक्ट आपको टेस्टी नहीं लग रहा है, आपके काम का नहीं है, लेकिन आप किसको बोलोगे? बोलने वाला इंसान कोई है ही नहीं, ना कोई टोल फ्री नंबर है, ना कोई कंप्लेन नंबर है, ना कोई ईमेल आईडी है, ना ही कोई सजेशन बॉक्स है, ना ही कोई चिट्ठी का पता है, कुछ भी नहीं. तो आपका राइट वाले आपके साथ तो गलत हो गया ना. फिर भाई आपका अधिकार है कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, अब वो आप कंप्लेन फाइल करने का आपको सिस्टम ही नहीं दिया गया. तो ये हो गया राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन. The consumer has a right to file a complaint and to be heard in case of dissatisfaction. अगर dissatisfaction है तो अधिकार है कि मैं कंप्लेन फाइल कर सकूं, ये मेरा राइट है. इसी राइट को बोलते हैं राइट टू हर्ड. ओके. अच्छा, अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ और टू बी हर्ड और राइट टू शो हिज इंटरेस्ट, है ना, इन केस अ कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, है ना, कोई शोषण हुआ है कंज्यूमर का, तो उसके पास अधिकार है कि वो कंप्लेन फाइल करेगा, उसकी बात सुनी जाएगी. लेकिन बात सुनने से नहीं होगा, ये आपका अधिकार है कि अगर आप सही हो तो आपको क्षतिपूर्ति मिले, आपको कॉम्पनसेशन दिया जाए, सामान वापस करा जाए, पैसे वापस करे जाएं, दूसरा सामान रिप्लेस करके दिया जाए, या फिर आपका जो भी नुकसान हो रहा है उसकी पूरी भरपाई करी जाए. ये तुम्हारा अधिकार है. अगर गलत सामान तुमने बेचा पर नुकसान हो तो भरपाई करोगे तुम. तो ये राइट हमें कौन देता है? राइट टू सीक रिड्रेसल. अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कॉम्पनसेशन or seek redressal against unfair trade practices or any exploitation. This right assure justice to consumer against exploitation. तो ये जो राइट है ना सॉरी, ये कंज्यूमर को जस्टिस देता है. एक्चुअली में यही राइट है जो कंज्यूमर को न्याय देता है, जो कहता है कि भैया अपने पैसे आप वापस ले लो. कीवर्ड्स क्या है? Consumer has the right to get compensation for damage he suffered due to wrong product and services. It includes क्या क्या satisfaction है, आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज होगा, रिपेयर होगा, कॉम्पनसेशन दिया जाएगा, ऐसा सामान मार्केट से विड्रॉ कर लिया जाएगा. The main difference between right to herd और right to redressal is that in right to herd is regarding filing complaint या filing complaint and redressal focus on next step. तो राइट टू हर्ड मतलब कंप्लेन फाइल करना और सीक रिड्रेसल मतलब कॉम्पनसेशन मिलना, जो कि नेक्स्ट स्टेप है. राइट, ये ध्यान रखना आप. अगला है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ये आपका जागो ग्राहक जागो जैसे कैंपेन सरकार चलाती है. पता है क्यों चलाती है ऐसे कैंपेन सरकार? ताकि सरकार कंज्यूमर्स को अवेयर कर सके, उनके राइट्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बता सके. According to this right, it is the right of consumer to acquire the knowledge and skills to be informed to customers. It is easier for literate consumer to know their rights and take action, but the right assure that illiterate consumers can seek information about the existing act and agencies are set up for their protection. तो जितनी भी ध्यान रखना, आप एक बात ध्यान रखना, जो ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है, बेसिकली जो इलिटरेट लोग हैं जिनको पता ही नहीं, देखो पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, कॉमन सेंस भी काम करता है, तुम्हें किताबों में पढ़ाया जा रहा है,
है ना, मैगजीन्स वगैरह पे भी ऐड आते हैं। लेकिन जो बेचारे अनपढ़ लोग हैं ना, ये राइट उनके लिए है कि यार उनको एजुकेट करना, उनको बताना कि तुम्हारे साथ गलत होता है तुम क्या करोगे, राइट्स क्या है तुम्हारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारी बात तुमको बताना कहलाता है कंज्यूमर एजुकेशन। मतलब कंज्यूमर को इन जनरल एजुकेट करना। Consumer has right to be informed about the provisions of Consumer Protection Act. What are their rights? Generally, NGO, government educate करते हैं consumers को by giving advertisement in TV, magazine, newspaper, etc. Conduct seminar और conference, etc. तो right to information में हम product के बारे में information देने की बात करते हैं। right to education में आम जनता को उनकी क्या right responsibility है वो बताने की कोशिश करते हैं। तो आपके सिलेबस में भी जो डाला गया है ना, वो इसी राइट के अकॉर्डिंग डाला गया है कि हम हर किसी को एजुकेट कर सके। नेक्स्ट है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ना ही सिर्फ कंज्यूमर को राइट्स के बारे में बताता है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी आपको बताता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो ये सारे के सारे क्लास आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 7 रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। कंज्यूमर को एक्ट ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं, आप उन अधिकार का पालन ही नहीं कर रहे तो क्या फायदा। आपको अधिकार है कि आप कंप्लेन फाइल कर सको, आप कंप्लेन फाइल नहीं कर रहे। आपको अधिकार है कि आप अपने अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को चूज कर सको, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट में से जो तुमको अच्छा लगे, फिर भी तुम पागलों की तरह दुकानदार की बात मान रहे हो तो फायदा क्या है। तो ये कहता है कि भाई जो राइट मिला, राइट टू सेफ्टी, चूज, ये सब राइट का पालन करो आप। अगला है कॉर्टियस कंज्यूमर। कंज्यूमर जो है वो सावधान होना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर को ना पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। ऐसा आंख बंद करके सेलर की बातों पे बिलीव नहीं करना कि सेलर ने बोल दिया जी ये अच्छा है ये ले लो तो आप ये ले लो, नहीं भाई। राइट कॉर्टियस कंज्यूमर तो सावधान रहो, क्वालिटी पे थोड़ा सा चेक करो अपने बेसिस पे, प्राइस देखो, कंपेयर करो 4 जगह उस प्राइसेस को, ये आपको देखना है। ओके। तीसरा है फिलिंग कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। जब भी आपको लगे कि जेन्युइनली आपका नुकसान हुआ है, भले वो 100 रुपए का हो, 1 लाख का हो, 1 करोड़ का, 10 करोड़ का हो, आप जरूर कंप्लेन फाइल करो। कई बार दुकानदार सॉरी सेलर जो बायर है वो सोचता है भैया छोटा सा तो प्रोडक्ट है, क्या कंप्लेन फाइल करूं, क्या लफड़े में पड़ूं, नहीं, ये और ज़्यादा सेलर को ना एनकरेज करेगा और गलत करने के लिए। तो भैया आप कंप्लेन तो जरूर फाइल करो। मोस्ट ऑफ टाइम कंज्यूमर इग्नोरेज द लॉस ही सफर्ड ऑन परचेज ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, बट दिस एटीट्यूड इनकरेज द करप्ट बिजनेसमैन टू सप्लाई डिफेक्टिव गुड्स। तो भैया आपको कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। आपको क्वालिटी मार्क देखना चाहिए। अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो ना तो उसमें जरूर हॉलमार्क देखो ताकि उसकी प्योरिटी का पता चले। हॉलमार्क तभी लगता है जब प्योरिटी सर्टिफिकेशन होता है कि हाँ ये पूरा प्रोडक्ट जो है प्योर है, इतना % गोल्ड उसके अंदर है जितना होना चाहिए। तो क्वालिटी कॉन्शियस जो भी क्वालिटी मार्क है वो देखो। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले रहे हो तो ISI मार्क देखो, एग्रीकल्चर के लिए क्लास एग मार्क, फूड प्रोडक्ट के लिए FPO मार्क। तो ये मार्क देखो, ये मार्क बताएगा कि हाँ यार ये प्रोडक्ट प्योर है। थोड़ा महंगा जरूर होगा लेकिन प्योरिटी बनी रहेगी प्रोडक्ट की, तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। डो नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल भी मत करो। टीवी पे इतने सारे एड्स आते हैं इलॉजिकल, कोई मतलब नहीं कि हमने क्रीम लगाया तो ऐसे से ऐसे हो गए। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक बच्चे क्रीम लगाते हैं, कभी भी कोई भी क्लास ऐसा होता नहीं कि कोई कलर बदलाव आ गया क्रीम से, तो इम्पॉसिबल, वो जेनेटिक होता है। तो ऐसी चीज़ें जो हैं आप बिल्कुल ही बिलीव मत करो। ऐड को देख के तो बिल्कुल भी डिसीजन मत लो। अगला इंसिस्ट ऑन कैश मेमो। बिल जरूर लो आप जब भी आप सेल करते हो, तो भैया ये जो बिल है वो पक्का बिल आप जरूर लो, क्योंकि बिल रहेगा तभी आप आगे कंप्लेन फाइल करोगे, नहीं तो सेलर जो है पहचानेगा ही नहीं आपको। तो बिल इज द प्रूफ ऑफ परचेज, तो वो आप जरूर लो। ठीक है। टू फाइल कंप्लेन द कंज्यूमर नीड टू एविडेंस ऑफ परचेज, और कैश मेमो इज द प्रूफ दैट कंज्यूमर हैज पेड। ये क्लास प्रूफ है ना, प्रॉफिट नहीं है, ये प्रूफ है। मैं ठीक करके दूंगा आपको PDF। कैश मेमो जो है प्रूफ है दैट कंज्यूमर हैज पेड द गुड्स। तो कंज्यूमर ने क्लास पैसे दिए हैं उसके लिए, और सेलर इज बाउंड टू गिव अ कैश मेमो। सेलर जो है क्लास पक्का बाउंड है, आप नहीं मांगोगे तब भी सेलर आपको क्लास वो कैश मेमो देता है। तो कई जगह आपने लिखा भी होगा कि प्रोडक्ट इज फ्री इफ यू आर नॉट गेटिंग कैश मेमो। तो अगर आपको बिल नहीं मिल रहा है तो प्रोडक्ट फ्री कर देंगे। तो बिल तो देना जरूरी है, बिल तो सेलर खुद ही देगा आपको। अगला है हाँ, अगले भी रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और है। रेस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट, आपने इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करना, वेस्ट लिटरिंग नहीं करना। सरकार ने बोला भाई पन्नी बैन है, प्लास्टिक बैन है, तो जबरदस्ती आप दुकानदार से मांगो मत उसको, वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास कि असर्ट योरसेल्फ दैट यू आर गेट अ फेयर डील। अब ये भी आप खुद को भरोसा दिलाओ कि आपको एक अच्छी डील मिल रही है।
फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज विच वुड प्ले, और अलग अलग सोसाइटी बनाओ जो कंज्यूमर, मतलब आप भी लोगों को एजुकेट करो, लर्न अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट और सर्विसेज की क्या क्या रिस्क हैं, फॉलो करो जो मैन्युफैक्चरर्स है उसके इंस्ट्रक्शन को, प्रोडक्ट को सेफ्टली यूज करो। भाई आप भी तो प्रोडक्ट को सही से यूज करो, ये भी तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैनुअल है उसको पढ़ो, पढ़ के सोच समझ के प्रोडक्ट को सही तरीके से जो यूजर्स के इंस्ट्रक्शंस है उसको प्रॉपरली फॉलो करो, ये अभी कंज्यूमर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनली हम आगे अपने सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद 3 टियर सीक रिड्रेसल, ठीक है। तो द 3 टियर कंज्यूमर ग्रीवेंसेस मशीनरी, शिकायतों के लिए सरकार ने ये मशीनरी बना रखी है, यानी कि अगर आपको दिक्कत है, गलत सामान मिला है तो आप यहाँ कंप्लेन फाइल कर सकते हो, यहाँ कंप्लेन फाइल कर सकते हो, यहाँ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। तो अब ध्यान से अच्छे से समझना, तो जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें आप तभी कंप्लेन करने जाओगे जब आपके सामान की कीमत 1 करोड़ या उससे लेस है। 1 करोड़ अगर है तो भी, 99,99,000 है तो भी। तो अगर आपके सामान की कीमत 1 करोड़ है, 1 करोड़ या उससे कम, 1 करोड़ भी या उससे कम भी, तो आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाओगे। इसके अंदर होता कौन है, एक प्रेसिडेंट होगा, 2 अदर मेंबर होंगे जिसमें से एक वुमन होगी, और प्रेसिडेंट रिटायर और वर्किंग जज होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। डिस्ट्रिक्ट कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और अपॉइंट कौन करेगा इसको, स्टेट गवर्नमेंट। सामान की कीमत 1 करोड़ या उससे कम होनी चाहिए। आपके सामान को लैब में भेजा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको सुनाया जाएगा। लेकिन इफ अग्री पार्टी इज नॉट सेटिस्फाई, आप सेटिस्फाई नहीं हो जुरिडिक्शन से, आपको लगता है नहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने तो गलत डिसीजन सुना दिया, मेरे गलती हो गई उनसे, तो आप अपने केस को आगे भी ले जा सकते हो। गलती हो सकती है, आप स्टेट कमीशन में ले जा सकते हो। तो विद इन 45 डेज, 45 दिन के अंदर अंदर आप अपनी कंप्लेन को आगे भी चैलेंज कर सकते हो, आप स्टेट कमीशन में डाल सकते हो। अब आते हैं स्टेट कमीशन में। तो स्टेट कमीशन में कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं है वो, या फिर वो जिनकी सामान की कीमत जो है मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से प्लस, 1 करोड़ तक तो डिस्ट्रिक्ट में, 1 करोड़ से प्लस से लेकर 10 करोड़ तक, या 10 करोड़ से लेस, यानी 10 करोड़ भी आएगा इसके अंदर और 10 करोड़ से लेस भी आएगा, बस 1 करोड़ नहीं आएगा, 1 करोड़ तो पीछे ही चला गया। तो 1 करोड़ प्लस से लेकर 10 करोड़ तक का अगर सामान है तो आप स्टेट कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। यही रीजन है कि जो 1986 का लॉ था वहां पे ये वैल्यू बहुत कम थी। तो 1986 में तो अगर कोई 10,000 का सामान खरीद रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी करोड़ों का सामान है। लेकिन आज के डेट पे अगर वही रूल रहेंगे तो क्या होगा, सोचो 1986 में अगर पेनाल्टी किसी पे लगाई जाएगी तो 10 रुपए की पेनाल्टी भी बहुत बड़ी पेनाल्टी है 1986 के कानून के अकॉर्डिंग। और आज अगर 10 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाए तो इंसान गुनाह करेगा, बोलेगा ठीक है 10 रुपए दे देंगे ना, क्या दिक्कत है कि नहीं। तो इसीलिए लॉ को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। तो जो ये स्टेट कमीशन है इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट है, 2 अदर मेंबर है, इसमें से एक वुमन होगी। प्रेसिडेंट रिटायर और वर्किंग है हाई जज, हाई कोर्ट का, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, अब हाई कोर्ट का है। और अपॉइंट कौन करता है, इसको भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। सामान की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा से 10 करोड़ तक का होना चाहिए। फिर ये आपके सामान को लैब में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जजमेंट सुनाया जाएगा लैब की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अगर अग्री पार्टी खुश नहीं है कि नहीं भैया मैं यहाँ से भी खुश नहीं हूँ, तो फिर क्लास आप विद इन 30 डेज जो है वो नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हो। तो एक तो वो लोग जो डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं थे वो स्टेट में आगे, बेचारे स्टेट से भी सेटिस्फाई नहीं है, तो आपको एक और मौका मिलता है नेशनल कमीशन में जाने का। या फिर आपके सामान की कीमत अगर 1 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ तक के अंदर अंदर है, 10 करोड़ तक है, तो भी आप स्टेट कमीशन में आ सकते हो। सेटिस्फेक्शन नहीं मिला तो आप नेशनल में चले जाओगे। ध्यान समझना, नेशनल के अंदर कंप्लेन कौन फाइल कर सकता है, एक तो जो डिस्ट्रिक्ट से सेटिस्फाई नहीं है, फिर स्टेट से नहीं है, फिर वो नेशनल में आ गए, या फिर एक जो स्टेट से ही नहीं है, पहली बार स्टेट में घुसे थे, स्टेट से सेटिस्फेक्शन नहीं है तो वो लोग नेशनल के अंदर आ गए, या फिर वो जिनका 10 करोड़ से प्लस का सामान है, 10 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ 1 रुपए से लेकर अनगिनत 50, 100, 1000, लाख करोड़ तक का सामान है, तो वो सीधा सीधा नेशनल कमीशन में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। अब ध्यान समझना क्लास, और अगर इनको यहाँ पे अगर मान लो जो डिस्ट्रिक्ट से उठ के स्टेट में आया, स्टेट से उठ के नेशनल में आया, उसको नेशनल से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, वो कह रहा है इस जज ने भी मेरे को गलत डिसीजन सुनाया, तो भैया फिर अपने घर जाएगा, वो फिर आगे कुछ नहीं कर सकता। भाई तुमको डिस्ट्रिक्ट वाले ने भी गलत बताया, तुम्हारे साथ स्टेट वाले ने भी इनजस्टिस किया, नेशनल वाले ने भी इनजस्टिस किया, तो भैया तुम ही सही हो, तो तुम घर जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते। या फिर जिसको स्टेट से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला वो नेशनल में आया, और नेशनल से भी नहीं मिला तो क्या होगा, फिर भी घर जाओ, 2 लोग थोड़ी गलत बोलेंगे।
अच्छा, तुम जो सीधा सीधा नेशनल में आ गए, 10 करोड़ से ऊपर का सामान है तुम्हारा, भाई तुम तो घर नहीं जा सकते ना, तो तुम्हारे लिए सिर्फ ऑप्शन खुला है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में आप कंप्लेन फाइल करोगे। यानी अगर आपके सामान की कीमत 10 करोड़ है तो ही तुम सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो, अदरवाइज तुम्हें नेशनल का जो डिसीजन है उसके अंदर ही रहना पड़ेगा। इसके अंदर वही इंसान घुसता है जिसके सामान की कीमत 10 करोड़ से प्लस हो। और इसके अंदर भी एक प्रेसिडेंट है, 4 अदर मेंबर है जिसमें से एक वुमन है, सब में दो दो थे, यहाँ 4 मेंबर्स हैं। और अपॉइंट कौन करता है इसको? स्टेट नहीं, इसको कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। कंप्लेन फाइल होगी तभी जब सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर हो, और फिर आपको जजमेंट सुनाया जाएगा। आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर क्लास सुप्रीम कोर्ट के अंदर कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, ओनली दोज अपील वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड द वैल्यू ऑफ ₹10 करोड़ एंड अग्री पार्टी वाज नॉट सेटिस्फाई विद द ऑर्डर। सामान की कीमत 10 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए और तुम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा तुम्हें इनके डिसीजन से, तो ही तुम 30 दिन के अंदर क्लास सुप्रीम कोर्ट में अगले दिन अप्लाई कर सकते हो, राइट। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, ये चीज थोड़ी एनसीईआरटी से उठाई है मैंने, मुझे सही लगा ये काम। The Chapter V of the Consumer Protection Act 2019 provide a mediation process। देखो, ये पहले नहीं था, अब आ गया है। मेडिएशन का मतलब होता है मध्यस्थता, अपने आपस में सुलह सुलह कर लो भैया, ठीक है, कुछ नहीं धरा इसमें, आपस में सुलह कर लो। फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट एट 3 लेवल, नेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, with all 3 being attached to the respective commissions, it is a new provision act in 2019 as alternative mechanism to ensure faster as speedy dispute settlement by respective commissions। कि यार सीधा कोर्ट में क्यों जाओ, बाहर बैठ के अपना कर लो सुलह। भाई दुकानदार, अब जब ग्राहक दुकानदार को घसीट लाया है कोर्ट के बाहर, और दुकानदार मान भी रहा है चलो मेरी गलती है भैया, पैसे वैसे लेके अपना कर लो डिस्प्यूट सेटलमेंट, आपस में खुश हो जाओ, तो भैया मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेगा जी। जब सेलर बायर दोनों खुश हैं तो कोर्ट को क्यों आपत्ति है बीच में घुसने की, तो वो खुश करके उनको भेज देगा, तो न्याय मिल गया ना बायर को अल्टीमेटली, और सेलर को भी ठीक है पनिशमेंट मिल ही गया, तो कोर्ट में घसीटने की जरूरत नहीं। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ मेडिएशन, जो पहले नहीं था, 2019 वाले में आ गया है, ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है। देयर आर द फॉलोइंग रेमेडीज। अब सवाल ये है कि सर रेमेडी क्या क्या मिलेगी, क्या क्या उपचार मिलेगा अगर मान लो कि जो ग्राहक है वो जीत गया केस, या फिर ग्राहक जो जो सेलर है वो कहता है हाँ ठीक है मैंने गलती करी है, तो पहला तो रिफंड, पैसा लौटा दो। जो लॉस हुआ है उसको, जो भी लॉस हुआ, तुम्हारे कुकर फटने से मेरे शरीर में जो है 4 टाके लग गए, मेरे हाथ पैर में, मेरे बॉडी पे निशान आ गए, मैंने डॉक्टर को दिखाया, वहाँ पे खर्च आया, वो सारा लौटाएगा। और वो मार्केट से विड्रॉ भी करवाएगा कि भाई ये गलत सामान है, आज मेरा नुकसान हुआ है, मार्केट से सामान को विड्रॉ कराओ। जिसका भी नुकसान हुआ है उसको सारी भरपाई करो। ऑल्टरेशन ऑफ मिसलीडिंग, अगर कोई गलत एडवर्टाइजमेंट दिया है, झूठा ऐड दिया है, तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है ही नहीं, तुमने झूठ बोला है, तो उसको ठीक करो और ये एक्टिविटी करना बंद कर दो, डिसकंटिन्यू कर दो इसको, और मत करो, ये जो गलत एक्टिविटी कर रहे हो ये आगे मत करो। कुछ क्वालिटी मार्क्स हैं जो प्रोडक्ट सेफ है इस बारे में हमें बताता है, जैसे आईएसआई मार्क है कंज्यूमर और ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए। एग मार्क होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए, ये रहा एग मार्क। बीआईएस हॉल मार्क होता है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, प्योरिटी ऑफ गोल्ड को देखने के लिए। 100% प्योर ऊल से बना हुआ जो सामान है उसमें इस तरीके से उल मार्क होगा। इको मार्क है कि आपका प्रोडक्ट जब बना तो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाया, पेड़ नहीं काटे गए। और सर्टिफिकेशन मार्क है प्रोसेस फूड इंडस्ट्री के लिए, जिसको हाइजीन और सैनिटेशन मेंटेन करने के लिए होता है बाय द इंडस्ट्री ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, उसको बोलते हैं एफपीओ, फूड प्रोसेस ऑर्डर, एज पर एनसीईआरटी मैंने फुल फॉर्म बताया है, ठीक है। हु कैन फाइल अ कंप्लेन, अब सवाल ये है, छोटे छोटे सवाल आ सकते हैं कई बार कि कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो कंज्यूमर कंप्लेन, इसमें ज्यादा कीवर्ड्स नहीं है, राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही कीवर्ड्स है, फिर तो बाकी नंबर का खेल है, ओके। कौन कंप्लेन फाइल कर सकता है? कंज्यूमर कंप्लेन फाइल कर सकता है, कोई रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन यानी ऐसी संगठन जो रजिस्टर्ड है, जो कंज्यूमर के बिहाफ में कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। वन और मोर कंज्यूमर ऑन द बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर, कई बार ना हजारों कंज्यूमर के बिहाफ में कोई एक कंज्यूमर सबसे साइन करा के पिटीशन फाइल करके भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। या फिर कोई इंसान मर गया तो उसका जो वारिस है, उसका जो कानूनन प्रतिनिधि है, जो उसका वारिस है, लीगल हायर है, विल में जिसका नाम लिखा है, वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है। कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं जिनका नाम लिखा है, जैसे कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एसोसिएशन कोलकाता, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी इन इंडिया, मुंबई ग्राहक पंचायत। ये कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इन ऑर्गेनाइजेशंस का काम क्या है, रोल क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं, एनजीओज बने हुए हैं, जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनका काम क्या होगा? उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनको गाइड करना, उनको बताना सब कुछ, उनके बिहाफ में कंप्लेन फाइल करना।
उनको न्याय दिलाना, यही तो काम होगा, यही लिखा गया है। तो सबसे पहला काम क्या है, लोगों को एजुकेट करना, आम जनता को ना अलग अलग सेमिनार प्रोग्राम बना के, वर्कशॉप बना के बताना कि देखो ऐसा हुआ तो क्या करोगे, ऐसा हुआ तो क्या करोगे। आजकल जितने फ्रॉड चल रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चल रहा है, उसके बारे में बताया जाता है। ऑनलाइन फोन फोन करे, ओटीपी मांगे, कार्ड की डिटेल मांगे तो मत देना, ये सब एजुकेट करने के लिए। पीरियडिकल्स यानी मैगजीन्स वगैरह क्लास जो है निकालना, ताकि लोगों को उसके बारे में बताना कि आजकल कैसे कैसे फ्रॉड चल रहे हैं। कैरिंग आउट कॉम्पेरेटिव टेस्टिंग, कहीं भी जाओ अगर आपको लग रहा है कि यार किसी ने शिकायत करी कि ये सामान गलत बेच रहा है, ये मान लो कि कोई कोई मान लो खाने में कुछ मिला के बेच रहा है, अफीम चरस गांजा मिला के बेच रहा है, या फिर कोई गलत चीज़ बेच रहा है, आपको पता लग गया, तो आप जाओ आपके उसके प्रोडक्ट की टेस्टिंग करो, है ना, यह राइट है आपका, आप ऐसा करते हो। इनकरेज करते हैं कंज्यूमर को कि स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करो, बिल्कुल ना करो, छोड़ो मत दुकानदार को कि ठीक है चल लूट लिया तो क्या हो गया, मेरा कौन सा घर बार चला गया, नहीं, आप उसके लिए क्लास प्रोटेस्ट करो, वहां पे भड़काओ लोगों को और बोलो कि भाई देखो ये गलत सामान बेच रहा है, छोड़ो मत उसको। लीगल असिस्टेंस दो, किसी भी प्रकार का कानूनन एडवाइस, बड़ी बड़ी कंपनी ने आपके साथ फ्रॉड किया है, आप कंपनी से तो नहीं लड़ सकते ना, किसी ठेली वाले से लड़ लोगे, दुकानदार से लड़ लोगे। अब कंपनी ने गलत सामान बेचा है तो भैया उस सिचुएशन में आप इनकी हेल्प लेते हो, तो ये आपको लीगल हेल्प भी देते हैं, मतलब ये लोग सक्षम होते हैं, पावरफुल होते हैं, ये आपको लीगल हेल्प देंगे बड़ी बड़ी कंपनियों से लड़ने के लिए। आपके बिहाफ में कंप्लेन फाइल करेंगे कोर्ट में, है ना। टेकिंग इनिशिएटिव फाइलिंग केसेस, लोगों को इनिशिएट करेंगे, है ना, कि भाई कंप्लेन फाइल करो, लोगों को जागरूक करेंगे और मोटिवेट करेंगे लोगों को कि भैया आप बिल मांगो और जो क्वालिटी मार्क है वो देख के आप जो है काम करो, ठीक है। तो ये सारे के सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का, एनजीओ का क्लास ये एम है और ये उनका रोल है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3-4 पॉइंट याद कर लोगे काम बन जाएगा, ओके। इसको इसके अलावा भी कोई लगता है आपको कि नहीं यार ये काम भी करते हैं, तो दैट यू कैन ऑल्सो राइट, ओके। ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। तो फाइनली आज हमने अपना बिजनेस स्टडीज का भी का पूरा सिलेबस A to Z खत्म कर लिया। 12 वीडियोस, 12 चैप्टर, छोटा हो बड़ा हो, मैंने डिटेल में कवर किया, कुछ चीज़ छोड़ी नहीं, कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, विद ऑल कीवर्ड्स एनसीईआरटी। इतना आप सीयूईटी और 12th में पढ़ के जाओगे ना, इससे बाहर कुछ भी कवर नहीं होगा। कोई डाउट कोई दिक्कत मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने डे टू डे बेसिस पे अपना सारा का सारा काम किया। आई होप आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी क्रैश कोर्स की, जहाँ पे हमने अकाउंटिंग को, बीएसटी को 23 दिसंबर से लेकर 3 फरवरी तक पूरा का पूरा टाइम से ख़त्म किया, आपको पूरा रिवीजन किया। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाके किसी भी चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो बिफोर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं एग्जाम से पहले एक बार और पूरा रिवीजन कराऊंगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो और कमेंट बताओ कि क्या आपने इस पूरी सीरीज़ को फॉलो किया है या नहीं। कोई शिकायत, कोई दिक्कत परेशानी, कोई हेल्प, सब मुझे लिखो कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।